हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम लोगों ने पहला पार्ट कंप्लीट कर दिया है नेशनलिज्म इन यूरोप का। ये दूसरा पार्ट है। हमने नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा, क्या इसका इम्पैक्ट रहा नेशनलिज्म का। आज हम लोग बुक से पढ़ेंगे। पिछला क्लास तो आपका रिकॉर्डिंग से था, स्क्रीन रिकॉर्ड से। अब हम लोग डायरेक्ट बुक से ही पढ़ लेते हैं। मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेहतर क्लियर आएगा, चीज़ों को समझने में भी अच्छा रहेगा। चलिए, हम लोगों ने अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? रेवोल्यूशन ऑफ जुलाई 1830, 1830 का क्रांति से हम स्टार्ट करेंगे। चार्ल्स टेन was a despotic and reactionist ruler who worked to suppress the emerging nationalism and democratic feelings in France. चार्ल्स टेन जो है एक तरह का ऐसा रूलर है। डेस्पोटिक मतलब होता है कि अपना मनमानी रूल करना, जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो। किसी भी राष्ट्र में कोई अगर प्रधानमंत्री है कोई देश में, या फिर राष्ट्रपति है जिसके पास बहुत ज़्यादा पावर हो और हर चीज़ का कंट्रोल हो। कंट्रोल का सेंस मतलब चाहे वो मीडिया हो या फिर कोई जजेस हो, मिनिस्ट्रीज हो, हर चीज़ में कंट्रोल हो, उसको हम डेस्पोटिक कहते हैं। और वैसा पावर जो सामने वाला का बिल्कुल ना सुने। रिएक्शनिस्ट तो आप समझ ही गए होंगे, जो पिछला क्लास में हमने बताया था। रिएक्शनिस्ट जैसे कि मेटरिंच जैसे लोग, उसको रिएक्शनिस्ट कहेंगे, जो रिफॉर्म के अगेंस्ट हमेशा बोला है या फिर खड़ा रहा है। चलिए, तो जो आपका नेशनलिज्म इमर्ज हो रहा था, डेमोक्रेटिक फीलिंग्स लोगों में आ रहे थे फ्रांस में, उसके लिए चार्ल्स टेन जो है उसके जस्ट अगेंस्ट था। In his regime, he created many stalemates in the way of constitutional democracy. बहुत ज़्यादा गतिरोध मतलब रुकावट लाने का कोशिश किया कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में। कौन? आपका चार्ल्स टेन। He made reactionist polygenic as the prime minister. और पॉलीजेनिक्स एक बायोलॉजिकल वर्ड है जो कि बहुत दो से तीन तरह का अलग अलग जीन से मिलकर के बनता है। उसको पॉलीजेनिक सब्सटेंस ट्रेट कहते हैं। तो पॉलीजेनिक उसी को कहते हैं जो दो से ट्रेट मिलता है। पॉलीजेनिक बेसिकली रिएक्शनिस्ट का ग्रुप को कहेंगे, तो उसी को प्रधानमंत्री बना दिया। पॉलीजेनिक एस्टैब्लिश्ड पावरफुल और एरिस्टोक्रेसी इंस्टेड ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड फाउंडेड बाय लुइस 18th एंड ट्राइड टू एड ऑन द स्पेशल पावर। कोशिश किया एरिस्टोक्रेसी मीन्स अपना जो मनमानी, जो अनलिमिटेड काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप के जैसा जो पावर होता है वैसा लाने के लिए, और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड किसी तरह से जबरदस्ती थोपने का कोशिश किया। यूनिफॉर्म सिविल कोड आप जानते हैं, जिसके लिए रूल रेगुलेशन लगभग सबके लिए बराबर होगा। लुइस 18th एंड ट्राइड, हम लोग का यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे आर्टिकल 44 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लुइस 18 ट्राइड टू बी अडॉन विद स्पेशल पावर, अपना पूरा पावर वो कायम रखना चाहता था। द लिबरल्स फेल्ड हिज मूव पॉइजेंसी एज ए चैलेंज एंड कंस्पायरेसी अगेंस्ट रेवोल्यूशन। लिबरल्स को लगा कि नहीं, एक तरह का षड्यंत्र है हम लोग का जो रेवोल्यूशन है, क्रांति को दबाने का कोशिश कर रहा है। लिबरल्स को ऐसा लगा। रिप्रेजेंटेशन टू दी हाउस एंड अदर लिबरल्स एक्सप्रेस सीरियस डिससेटिस्फेक्शन अगेंस्ट पॉलीजेनिक। और लिबरल्स बहुत ज़्यादा ही असंतोष ठहराया पॉलीजेनिक के खिलाफ, जो कि एक गलत कदम था नेशनलिज्म के लिए। एज ए रिस्पॉन्स टू दिस प्रोटेस्ट, चार्ल्स टेन ट्राई टू स्ट्रेंगल लिबरल एलिमेंट्स थ्रू 4 ऑर्डिनेंस ऑन 25 जुलाई 1830। और जो आपका 4 ऑर्डिनेंस पास हुआ था, बेसिकली ऐसा ऑर्डिनेंस जो कि आपका लिबर्टी जो है, प्रेस का ऑफ फ्रीडम जो है वो छीन लिया गया था। उस टाइप का ऑर्डिनेंस के तहत स्ट्रेंजल आपका जो लिबरल एलिमेंट है वो पास किया गया। स्ट्रेंजल मतलब क्या होता है? आपका एक तरह का दबाना, जो आप कोई भी तरह का प्रोटेस्ट को दबाना, उसको स्ट्रेंजल बोलते हैं। ठीक है, चलिए, वो कोशिश किया कि लोगों को किसी तरह दबाया जाए, चाहे वो कोई मीडिया हो या फिर कोई भी तरह अपोजिशन पार्टी हो या नेशनल रेवोल्यूशनरीज हो, किसी को भी स्ट्रेंजल कर सके। द वेव ऑफ रेवोल्यूशन स्प्रेड इन फ्रांस अगेंस्ट दिस ऑर्डिनेंस। और फ्रांस में इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक तरह का रेवोल्यूशन छिड़ गया। एंड द सिविल वॉर स्टार्टेड इन फ्रांस ऑन 28 जुलाई 1830। और 28 जुलाई 1830 को फ्रांस में सिविल वॉर स्टार्ट हो गया। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि चार्ल्स टेन जो है आपका अपना जो गद्दा था, थ्रोन था,
सिंहासन वो छोड़ दिया और कहाँ चला गया, माइग्रेटेड टू इंग्लैंड, एंड दस द रूल ऑफ बॉर्बन डायनेस्टी इन फ्रांस केम टू इन एंड, और बॉर्बन डायनेस्टी फ्रांस में खत्म हो गया। As a result of the Revolution of July 1830 in France, the throne was handed over to the Orleans dynasty. Orleans dynasty फ्रांस में ही था, जो कि आपका खास करके ड्यूक लोग स्टार्ट किया था, तो उसके ऊपर हैंड ओवर कर दिया। द रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी लुइस फिलिपी हैड गॉट पावर थ्रू द लिबरल, और इस वजह से जो लुइस फिलिपी था, फर्स्ट लुइस फिलिपी, उनको पावर भी मिला लिबरल के थ्रू, लिबरल का सपोर्ट मिला, जर्नलिस्ट का सपोर्ट मिला, और जो फ्रांस का राजधानी आज जो पेरिस है उस वहां के लोगों का भी सपोर्ट मिला, किसको, लुइस फिलिपी को। सो हीज पॉलिसीज रिमेंड इन फेवर, उनका जो नीति था वो फेवर में रहा लिबरल का और प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक का। कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक जो आपका इलेक्शन चाहता हो, वैसा राज्य, वैसा गणराज्य जहाँ पे संविधान हो और जहाँ पे सही समय पे इलेक्शन भी हो, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनल रिपब्लिक कहेंगे। ठीक है, उनका अब ये तो 1830 का जो आपका रेवोल्यूशन हुआ उसके बारे में हम पढ़ें, और कैसे आपका जो चार्ल्स टेन है वो चला गया आपका इंग्लैंड, फ्रांस को छोड़ करके, ये वाला हम लोग पढ़ें, और डेस्पोटिक रूल कैसे लाने का कोशिश कर रहा था। अब देखिए इसका असर क्या रहा, 1830 का जो आपका इम्पैक्ट है वो क्या रहा, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। Thus the July Revolution was indicator of the phenomenon that the effect of fanatic state authorities was decreasing in the country. फैनेटिक स्टेट काइंड ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, रूढ़वादी को हम लोग फैनेटिक कहते हैं, एक्सट्रीमिस्ट को हम लोग फैनेटिक कहते हैं, मॉडरेट का जस्ट ऑपोजिट। तो इससे क्या हुआ कि एक तरह का रेवोल्यूशन वाज द इंडिकेटर ऑफ दैट द इफेक्ट ऑफ फैनेटिक स्टेट, धीरे धीरे फैनेटिक वाला जो स्टेट है वो धीरे धीरे घट रहा था देश में, मतलब एक्सट्रीमिस्ट घट रहा था। इनफैक्ट द रेवोल्यूशन वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मिडिल क्लास एंड पब्लिक सॉवरेनिटी। बेसिकली जो ये आपका रेवोल्यूशन था किसके लिए, मिडिल क्लास के लोगों के लिए, पब्लिक का सॉवरेनिटी के लिए, पब्लिक का पावर के लिए। द रेवोल्यूशन रिवाइव्ड द प्रिंसिपल ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और रिवाइव मतलब पुनर्जीवित किया रेवोल्यूशन ने किसका, एक प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत। तो ये फ्रेंच रेवोल्यूशन, और प्रूव किया कि वियना कांग्रेस जो था बेसलेस था। इस रेवोल्यूशन से ये प्रूफ होता है कि वियना कांग्रेस एक बेकार मुद्दा था, कोई काम का नहीं था, और मेटरनिच ने जो स्टार्ट किया था तो वो फेल्यूर था, इससे ये पता चला। दूसरा, द इम्पैक्ट हैड बीन ऑन द एंटायर यूरोप, और इसका जो असर था पूरे यूरोप में पड़ा। एंड द वे ऑफ द फ्लोरिसेंस ऑफ नेशनलिज्म एंड पेट्रियटिज्म अपीयर्ड paved the way of political unification of all European nations, constitutional reforms and the development of nationalism। और इस चीज से क्या हुआ कि जो देशभक्ति था, जो एक नेशनलिज्म था, वो सही से एक अपना रास्ता लिया, सही से एक अच्छा तैयार हो गया पूरे यूरोप को जोड़ने के लिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होने चाहिए उसको सपोर्ट में लोग आए, और एक नेशनलिज्म में बहुत ज्यादा हमको डेवलपमेंट भी देखने को मिला, है ना। तो एक यूनिफिकेशन का भावना उस समय स्टार्ट हो गया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली हैपेंड एंड द मूवमेंट स्टार्टेड इन ग्रीस, और यूनिफिकेशन जो है आपका जर्मनी और इटली का हुआ, और मूवमेंट जो है क्रांति आपका आंदोलन जो आपका शुरू हुआ कहाँ पे, ग्रीस में हुआ, पोलैंड में, हंगरी में, और ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द नेशनलिज्म विद रिगार्ड टू प्रिवेटिंग सिस्टम्स। उसके बाद क्या हुआ, इसका इम्पैक्ट पड़ा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। अब देखिए क्या होगा। लेटर ऑन पब्लिक पीपुल स्टार्टेड टू अपोज लुइस फिलिपी, धीरे धीरे फिर लुइस फिलिपी का अपोज करने लगा, उसका अगेंस्ट में लोग बोलने लगा, खड़ा हो गया उसके ऑपोजिशन में। दैट प्रिपेयर्ड बैकग्राउंड द अनदर रेवोल्यूशन, इस वजह से दूसरा क्रांति का एक तरह से समझ लीजिए कि स्टार्ट होने लग रहा था, कहाँ पे, फ्रांस में। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, रेवोल्यूशन 1848 के बारे में हम पढ़ेंगे। लुइस फिलिपी वॉज ए लिबरल। वैसे तो ये जो राजा थे ये लिबरल थे, लेकिन बहुत ज्यादा एम्बिशियस किंग थे। टू मेक हिज ओपोनेंट्स हैप्पी, अपने ओपोनेंट्स को खुश करने के लिए क्या करते थे, फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ गोल्डन मीन, गोल्डन मीन का नीति अपनाते थे, और इसके वजह से ये क्या किया कि गुजियोट को प्रधानमंत्री बनाया 1840 में।
हु वाज ए स्टॉन्च रिएक्शनिस्ट, ये ऑलरेडी एक रिएक्शनिस्ट था, मतलब नेशनलिज्म नहीं चाहता था, नेशनलिज्म को सप्रेस करना चाहता था। कौन? गुजियोट, और उसी को प्रधानमंत्री बना दिया। ही वॉज अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ लीगल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, हर एक लीगल, एक कानून और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के खिलाफ था ये आदमी, फिर भी उसको प्रधानमंत्री बना दिया गया। ही लाइक्ड एसोसिएशन ऑफ द कैपिटलिस्ट, पूंजीवाद लोगों का एक तरह का संगठन को पसंद करता था, अमीर लोगों के लिए काम करता था, और सरकार में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, देश को कैसे संभालना है, उससे उसको इस चीज से कोई लेना देना नहीं था। नो इंटरेस्ट इन द मैटर ऑफ गवर्नमेंट एंड हु वेर इन द माइनॉरिटी ऑल्सो, और जो खास करके माइनॉरिटी थे उनका तो मान के चलिए कि कोई उनके तरफ देखता भी नहीं था, हेल्प करता नहीं था। ही हैड नाइदर एनी रिफॉर्मेटिव प्रोग्राम, ना तो उनका कोई फ्यूचर के लिए कोई खास प्रोग्राम था कि हम देश के लिए क्या करें, नॉर वॉज ही गेटिंग एनी सक्सेस इन द फॉरेन पॉलिसी, और ना ही तो कोई आपका विदेशी नीति में कोई भी इस तरह का आपको इसको सफलता मिल रहा था, कोई सक्सेस नहीं मिल रहा था। मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन भी इनका उतना ज्यादा बेहतर नहीं था। ड्यूरिंग हिज रिजीम हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट were increasing in the country and caused the criticism of the Guziot, और इनके शासन में क्या हुआ, भुखमरी, बेरोजगारी बहुत ज्यादा चरम सीमा पे आ गया, और इससे लोग नाखुश थे और क्रिटिसाइज करा। कौन? किसका? गुजियोट का क्रिटिसिज्म करने लगा, लोग इनका विरोध करने लगे। अंडर लीडरशिप ऑफ द थियर्स द रिफॉर्मिस्ट्स ऑर्गेनाइज्ड ए ग्रेट फीस्ट इन द पेरिस, और इससे क्या हुआ कि लीडरशिप जो थियर्स का था, एक बड़ा सा ग्रांड पार्टी रखा पेरिस में। कब? 22 फरवरी 1848 में। और इससे क्या हुआ कि बैरिकेड्स जो है सब कोई तोड़ ताड़ करके बहुत जगह में लोग घुस गए। एंड लुइस फिलिपी वाज कंपेल्ड टू लिव, और मजबूरी में लुइस फिलिपी को अपना सिंहासन छोड़ना पड़ा। लुइस फिलिपी एब्डिकेटेड द थ्रोन, और वो एब्डिकेट कर दिया, छोड़ दिया थ्रोन को। कब? 24 फरवरी को। एंड माइग्रेटेड, ठीक है, एंड माइग्रेटेड टू इंग्लैंड, और वो ये भी इंग्लैंड चला गया। आफ्टर दैट द नेशनल असेंबली डिक्लेयरिंग रिपब्लिक गेव राइट टू वोट टू एवरी मेल एडल्ट अबव 21 ईयर्स एंड गारंटेड राइट टू जॉब। और फिर इसके बाद क्या किया कि एक नेशनल असेंबली में डिक्लेयर किया गया कि जो भी लोग का उम्र 21 साल हो गया, हर एक 21 साल नौजवान लड़का वोट कर सकते हैं, और सभी को हम नौकरी देने का भी वादा करते हैं। लामार्टाइम बिकम द लीडर, लामार्टाइम जो है लीडर बना रिपब्लिकन्स का, एंड लुइस बिकम द लीडर ऑफ रिफॉर्मिस्ट, और लुइस जो है आपका रिफॉर्मिस्ट का लीडर बना। उसके बाद क्या हुआ? सून डिफरेंसेस स्टार्टेड, और दोनों में डिफरेंसेस स्टार्ट हुआ, और लुइस और नेपोलियन जो है आपका, लुइस नेपोलियन वहां का मोनार्क बना, कहाँ का? फ्रांस का। मोनार्क मतलब किंग, राजा। द रेवोल्यूशन नॉट ओनली टर्मिनेटेड, सिर्फ यहीं पे आपका क्रांति खत्म नहीं हुआ। द एंशियंट रिजिम अब यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड, सिर्फ हाँ यहाँ तो खत्म हो गया रेवोल्यूशन, एंशियंट रिजिम खत्म हो गया। सिर्फ एंशियंट रिजिम ही खत्म नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारे देश को, यूरोप के देश को प्रभाव भी पड़ा। किसको? इटली को, जर्मनी को, ऑस्ट्रिया को, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्पेन, पोलैंड, आयरलैंड एंड इंग्लैंड, ये सभी देश को एक तरह का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा, इन्फ्लुएंस्ड हुआ। द लिबरल ऑफ द इटली एंड द जर्मनी अवेल्ड, और फिर आपका जो लिबरल लोग थे इटली और जर्मनी के, उनको एडवांटेज मिला कि इसका पब्लिक इंक्रीजिंग ऑफ पब्लिक डिस्पेंड एंड पुश्ड फॉरवर्ड द डिमांड ऑफ एस्टैब्लिशिंग द नेशन स्टेट थ्रू द नेशनल यूनिफिकेशन। और इससे ये लोगों को कहा कि चलो ये जो पहले तरीका था एंशियंट रिजिम का वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्मेशन लाना चाहते हैं और एक यूनिफिकेशन का बात करेंगे, जिससे कि देश में एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वाला सिस्टम हो, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक हो, उसी के सिद्धांत पे देश चले, और इसी वजह से नेशनल यूनिफिकेशन का जो है डिमांड पूरी तरीके से बढ़ गया। कहाँ पे? यूरोप में, है ना। अब उसके बाद किस टॉपिक आएगा आपके? किसका? यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इटली का यूनिफिकेशन कैसे होगा? स्टार्टिंग 19वीं सदी का स्टार्टिंग में ही क्या हुआ कि ज्योग्राफिकल एक्सप्रेशन जो है ढेर सारा इंडिपेंडेंट अपना अपना अलग अलग छोटा छोटा राज्य था, ठीक है। जैसे इंडिया में भी बटा हुआ था अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स था, वैसे ही प्रिंसली स्टेट जैसे कि निजाम हो गया, होलकर सिंधिया हो गया इंडिया में, वैसे ही इटली में भी छोटा छोटा इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करता था। और इसी के कारण क्या हुआ, देखिए यहाँ पे दो मैप है आपका, ठीक है।
यहाँ आपका दो मैप है, इटली बिफोर यूनिफिकेशन, इटली आफ्टर यूनिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे यूनिफिकेशन के अभी तो इसमें मैप उतना क्लियर नहीं है बुक में, इसलिए मैंने कहा था कि मैप में बाद में बात करूंगा। जैसे ये सार्डानिया है सब, ठीक है, नेपल्स है यहाँ पे आपका, ये नेपल हो गया। तो इसके बारे में हम अच्छा मैप लेकर के आएंगे तो बात करेंगे। तो एलिएशन लोगों के अंदर एक जो यूनिटी होगा वो यूनिटी नहीं था, देयर वाज ए सेंस ऑफ एलिएशंस, मीन्स अलग अलग, अलगावत बोलते हैं उसको। बिसाइड ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम देयर वेर मेनी प्रॉब्लम्स, सिर्फ ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम ही नहीं था, इसके अलावा भी बहुत तरह प्रॉब्लम था इटली को एक राष्ट्र बनाने में। एज द फॉरेन नेशंस लाइक फ्रांस एंड ऑस्ट्रिया हैड इंटरफेरेंस इन इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया का ऑलरेडी इंटरफेरेंस था इटली में। देयर रेजिस्टेंस इन द वे ऑफ यूनिफिकेशन वाज इनविटेबल, चाहता भी नहीं था कि इटली में खास यूनिफिकेशन हो। कैपिटल जो था आपका रोम वाज ओनली इन द इन्फ्लुएंस ऑफ पोप, और रोम जो था किसके इन्फ्लुएंस में था? पोप पे, क्रिश्चियन का जो चर्च का जो हेड होता है। पोप्स विश वाज दैट यूनिफिकेशन ऑफ इटली वुड हैपन इन हिज लीडरशिप्स, और पोप लोग का एक ही इच्छा था कि जो इन लोग लीडरशिप्स हो इटली में वो धर्म के आधार पे हो, रिलीजियस के आधार पे हो। बिसाइड देयर वर मेनी इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिपेंसीज, और उसके अलावा भी मान के चले कि बहुत तरह का इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव आपका प्रॉब्लम था। एडमिनिस्ट्रेटिव मीन्स लॉ एंड ऑर्डर वाला बात। In spite of the nationalism had been developing in Italy since the beginning of 19th century, इटली में आपका नेशनलिज्म स्टार्ट हो गया था 19th सेंचुरी में ही। उसके बाद द इफेक्ट ऑफ द इंसिडेंट हैपनिंग इन द फ्रांस वाज क्लियरली लीविंग इन्फ्लुएंस ऑन इटली, और ये जो आपका फ्रांस में जो सिविल वॉर हुआ उससे पूरा का पूरा इटली में आपका इन्फ्लुएंस पड़ा। नेपोलियनिक मिलिट्री कैंपेन इनडायरेक्टली गेव इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन रेनेसेंस एंड यूनिफिकेशन ऑफ इटली, और जो नेपोलियनिक मिलिट्री कैंपेन था उससे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली असर पड़ा आपका इटली के यूनिफिकेशंस पे। जब इटली का जीत हुआ, नेपोलियन फाउंड 3 रिपब्लिक्स, 3 रिपब्लिक प्रजातंत्र बनाया नेपोलियनिक ने, जैसे कि एक सिस्पीन रिपब्लिक, लिगुरियन एंड ट्रांसपिडिन, ये 3 रिपब्लिक बनाया नेपोलियन ने जीत के बाद। He revamped the communication system and brought the whole area under one rule, है ना, एक कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा बनाया और पूरे को एक रूल पे लेकर आया, एक शासन में लेकर आया। सो अवेकनिंग इमर्ज्ड देयर थ्रू these reasons after the downfall of Napoleon in 1814, 1814 में जो डाउनफॉल हुआ नेपोलियन का, with the aims of bringing Italy into previous form under Vienna Congress 1815, 2 states of Italy लाइक पेडमोंट एंड सार्डानिया वर यूनिफाइड, यहाँ पे 2 स्टेट था इटली का जो जुड़ गया, एक पेडमोंट और एक सार्डानिया। दस द कोर्स ऑफ इटलीज यूनिफिकेशन स्टार्टेड टू बी डिसाइडेड, धीरे धीरे फिर इटली का यूनिफिकेशन स्टार्ट हो गया। कांग्रेस खास करके ये वियना कांग्रेस इंपॉर्टेंट है। और वाटर पूल वाला में तो लड़ाई जो हुआ था उसमें नेपोलियन का हार हुआ था, वो तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत बात किया भी था उसके ऊपर। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आने वाला है खास करके, ये है आपका मजीनी, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसका बायोग्राफी करें में इसका क्या कंट्रीब्यूशंस रहा है नेशनलिज्म में, ये भी पढ़ेंगे। फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म सिविलियन मूवमेंट बिगन टू बी स्टार्ट इन सम पार्ट ऑफ इटली फ्रॉम 1820। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए इटली में बहुत तरह का आपका आंदोलन स्टार्ट हो गया था 1820 में। ये सीक्रेट ग्रुप, एक गोपनीय ग्रुप बना था कार्बोनारी, जो कि नेशनलिस्ट ने फाउंड किया था। इसका ऑब्जेक्टिव था कि ये डिस्ट्रॉय कर सके मोनार्की सिस्टम को, और गोरिल्ला वार के तहत, गोरिल्ला वार के मदद से, गोरिल्ला वार जो आपका मराठा स्टेट ने शिवाजी ने जो स्टार्ट किया था, टैक्टिक्स अपनाया था औरंगजेब के खिलाफ, वार टू एंड एस्टैब्लिश द रिपब्लिक, ठीक है, गोरिल्ला वार के द्वारा, और ताकि रिपब्लिक प्रजातंत्र स्टार्ट कर सके। द सेलिब्रेटेड नेशनलिस्ट लीडर जोसेफ मजीनी was also associated to the party, और इसमें आपका मजीनी भी था। इटली could not remain isolated from the effect of French Revolution, इटली कहीं ना कहीं जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था 1830 में, उससे इटली ज्यादा आइसोलेट तो हो नहीं सकता था। Here too the civilians movement started, यहाँ भी आपका सिविलियन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। मजीनी यूजिंग दिस सिविलियन मूवमेंट ट्राइड टू एस्टैब्लिश a unified republic,
और इसी सिविलियन मूवमेंट के हेल्प से मजीनी चाहता था कि एक यूनिफाइड रिपब्लिक नॉर्दर्न और मिडिल इटली में इस्टेब्लिश किया जाए, है ना, नॉर्दर्न इटली में और मिडिल इटली में। बट दीज नेशनलिस्ट सिविलियंस मूवमेंट्स वेर सप्रेस्ड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर मेटरनिच। लेकिन ये जो नेशनल मूवमेंट कौन सप्रेस कर रहा था? ऑस्ट्रियन का चांसलर मेटरनिच, जो हम लोग पहले भी पढ़े थे। एंड मजीनी हैड टू लीव इटली, और इसके वजह से मजीनी को इटली छोड़ना पड़ा। अब चलिए, अब हम लोग मजीनी का टॉपिक को खत्म करेंगे। मजीनी वॉज ए मैन ऑफ लिटरेचर, सपोर्टर ऑफ रिपब्लिकन थॉट्स एंड एन एबल मिलिट्री जनरल। कहने का मतलब है कि इसको लिटरेचर में बहुत इंटरेस्ट था, साहित्य में इंटरेस्ट था, और ये जो सपोर्टर थे रिपब्लिकन थॉट्स, मतलब वैसे लोग जो आपका इलेक्शन पे बिलीव करते थे, उनके ऊपर वो उनका सपोर्टर थे, और एक एबल मिलिट्री जनरल थे, मीन्स एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर थे, कमांडर थे, ताकि जनरल वगैरह को भी पूरा मिलिट्री को कंट्रोल कर सके। बट ही हैड नो बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द देन पॉलिटिकल सर्कमस्टेंसेस। लेकिन राजनीति का जो हालात होते हैं उस चीज का मजीनी को खास नॉलेज नहीं था, ज्यादा समझ नहीं था। सो ही हैड मोर आइडियलिस्टिक क्वालिटीज देन प्रैक्टिकल क्वालिटीज। आइडियलिस्टिक क्वालिटीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज इनको बहुत कम था। ही डिड नॉट सरेंडर इवन आफ्टर हिज डिफीट। सरेंडर नहीं किया हार के बाद भी। 1831 में क्या हुआ? ही फाउंडेड एन ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम क्या है? यंग इटली। तो इसे सवाल आपका ये बनेगा कि मजीनी ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया था 1831 में? तो हो जाएगा वो यंग इटली। दैट टुक इम्पोर्टेंट पास इन फॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न इटली। इससे एक तरह का इम्पोर्टेंट पास बन गया मॉडर्न इटली को बनाने के लिए, आधुनिक इटली का बनाने के लिए। His goal was to remove the foreign interference from Italian peninsula and establishment of a united republic। इनका जो मेन गोल था, इनका जो सपना था, वो चाहता थे कि क्या जितने भी फॉरेन इंटरफेरेंस है, मतलब बाहरी देश जितने भी परेशान करते हैं, जो इंटरफेयर करते हैं इटली में, इटालियन पेनिनसुला के आसपास, जैसा हमारा इंडिया का पेनिनसुला पार्ट है ना, साउदर्न पार्ट, दोनों तरफ से अराबियन, और इसमें भी आपका समंदर ही है इटली के नीचे जो है, तो वहाँ उसको पेनिनसुला कहा गया है। तो और ये चाहता था कि रिपब्लिक जो है यूनाइटेड हो, मिल करके रहे। बाय ऑर्गेनाइजिंग एन ऑर्गेनाइजेशन यंग यूरोप इन 1834, यंग यूरोप बनाया 1834 में। मजीनी जो है इनक्रेज द नेशनल मूवमेंट गोइंग ऑन इन अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप ऑल्सो। मजीनी ने एक तरह का इनक्रेज किया नेशनल मूवमेंट को, जो बाकी और भी यूरोपियन देश में चल रहे होते थे एक साथ में। आप कितना यूरोप कंट्रीज बता सकते हैं? कोई भी, जैसे फ्रांस हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, वेटिकन हो गया, तो ये सब कुछ फेमस यूरोप कंट्रीज हैं। 1848 में क्या हुआ? व्हेन यूनाइटेड किंगडम भी यूरोप में ही आता है। इन 1848 व्हेन पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन केम इन यूरोप इंक्लूडिंग फ्रांस, मेटरनिच हैड आल्सो लीव टू ऑस्ट्रिया फाइनली। जब 1848 का समय आया, आपका रेवोल्यूशन का पीरियड आया यूरोप में, खास करके फ्रांस को भी जोड़ते हुए अगर हम बात करें, तो मेटरनिच को भी लास्ट फाइनली कहाँ जाना पड़ा? आपका ऑस्ट्रिया को उसको छोड़ना पड़ा। आफ्टर द मजीनी री एंटर्ड इन द पॉलिटिक्स ऑफ इटली, फिर मजीनी के बाद में जब दोबारा फिर से राजनीति में आपका एंटर हुआ, मजीनी वांटेड टू कंटिन्यू Mazzini wanted to continue to found a republican by unifying entire Italy when the ruler of Sardinia Piedmont, Charles Albert, wanted coalition of all states under his leadership on the other side। ठीक है, तो मजनी चाहता था कि एक रिपब्लिक बन जाए पूरे इंटायर इटली को जोड़ते हुए, जबकि जो सार्दानिया का रूलर था और चार्ल्स एल्बर्ट था, वो क्या चाहते थे कि सभी स्टेट्स एक कोलिशन हो, कोलिशन मतलब गठबंधन हो उसके लीडरशिप पे, दूसरे साइड में ये दोनों थे। पोप वॉज स्ट्रॉन्ग चैंपियन ऑफ मेकिंग इटली इन रिलीजन स्टेट, और पोप लोग चाहता था कि जो इटली जो एक ऐसा देश बने जो कि धर्म के आधार पे देश हो, है ना। सेकुलरिज्म इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था पोप को, क्योंकि वो चर्च का सबसे सुप्रीम लीडर हुआ करता था वो लोग। लेटर ऑन सम पार्ट्स ऑफ इटली वेर अटैक्ड बाय ऑस्ट्रिया, फिर कुछ समय बाद क्या हुआ कि कुछ पार्ट था इटली का जो कि कौन अटैक किया? ऑस्ट्रिया ने कर दिया, और रूलर ऑफ सार्डानिया जो थे।
चार्ल्स एल्बर्ट वॉज डिफीटेड, और इस वजह से क्या हुआ कि चार्ल्स एल्बर्ट का पराजित हो गया, हार हो गया। द पब्लिक मूवमेंट वॉज सप्रेस्ड बाई इंटरवेंशन ऑफ ऑस्ट्रिया, और जो आपका जो जनता का जो आंदोलन चल रहा था वो बेसिकली दबा दिया गया। क्यों दबा दिया गया? क्योंकि ऑस्ट्रिया ने इलीगली आपका इंटरवेंशन की वजह से जबरदस्ती आपका घुस चुका था। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में, इटली में। दस द मजीनी वॉज अगेन डिफीटेड, और इस वजह से क्या हुआ, मजीनी दोबारा हार गया और वो फिर भाग गया एंड फ्लेड अवे। ठीक है, तो ये था आपका मजीनी के बारे में, उनका क्या काम था। उसने बेसिकली इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मजीनी से आएगा कि उसने कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो वो यंग इटली। अब हम अगर बात करेंगे किसका, आप जूम भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे दूसरा टॉपिक, सेकंड फेज ऑफ यूनिफिकेशन। एक तो यूनिफिकेशन ऑफ इटली हम देखे थे, इसमें आपका सेकंड फेज क्या है। द एफर्ट मेड फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली बाय 1848 इन फैक्ट रिमेंड अनसक्सेसफुल। जनरली अनसक्सेसफुल था इटली को यूनाइट करना, बट ड्यू टू दिस मूवमेंट्स, लेकिन इस मूवमेंट की वजह से, इस आंदोलन की वजह से पब्लिक अवेकनिंग, जो आपका जो लोग जनता थे वो एक तरह से जाग चुके थे, और धीरे धीरे आपका जो नेशनलिज्म का फीलिंग था वो बहुत बेहतर होती गई आपका। ठीक है, हैड बीन इंक्रीजिंग ग्रेजुअली एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज इंटेंसिफाइंग। द न्यू रूलर ऑफ सार्डानिया पिडमोंट, विक्टर इमानुएल, बिलोंग टू नेशनलिस्ट थॉट एंड थ्रू हिज एफर्ट द वर्क ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंटिन्यूड। और जो नया आपका सार्डानिया का जो रूलर था विक्टर इमानुएल, वो कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट थॉट के थे, तो वो कंटिन्यू रखा आपका इटली का यूनिफिकेशन के लिए, मूवमेंट के लिए। फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हिज पॉलिसीज विक्टर अपॉइंटेड काउंट गेवर एज ए प्राइम मिनिस्टर। वो अपना जो भी नीति लागू कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखना चाहता था, और उसके लिए वो अपना खास आदमी काउंट गेवर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब हम पढ़ेंगे काउंट गेवर का क्या रोल है, ये इंपॉर्टेंट है काउंट गेवर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इनका क्या रोल था, किस वार में ये साथ में थे, कौन सा वार में इनका काम था। ठीक है, एक एक लाइन करके हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। हिस्ट्री जनरली बहुत स्टूडेंट चाहते थे कि नेशनल यूरोप का हिस्ट्री क्या पढ़ना, बहुत लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, लेकिन आपका सिलेबस में है तो आपको पढ़ना होगा। सिर्फ इंडियन हिस्ट्री तो आपका 11th-12th में है, ग्रेजुएशन में है, लेकिन आपको यूरोप का हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा। 10th बोर्ड में आता ही है क्वेश्चन, कुछ ना कुछ मैप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैप तो नक्शा तो मैं करा ही दूंगा। फिर ज्योग्राफी और पॉलिटी में तो फिर बहुत मजा आने वाला है, धीरे धीरे आपको हो सकेगा तो हम इस बार पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे। केवर वॉज अ सक्सेसफुल डिप्लोमेट एंड नेशनलिस्ट, एक बेहतर नेशनलिस्ट थे और डिप्लोमेट भी थे, मीन्स अपने देश को रिप्रेजेंट अच्छा करते थे। ही बिलीव्ड ऑस्ट्रिया एज द बिगेस्ट हर्डल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। इनका मानना था कि इटली का यूनिफिकेशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन था? सबसे बड़ा प्रॉब्लम था आपका ऑस्ट्रिया, है ना। इसकी वजह से क्या होता था कि इटली का जो यूनिफिकेशन था वो हो नहीं पा रहा था। सो ही मेड फ्रेंडशिप विथ फ्रांस फॉर डिफीटिंग ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया को हराने के लिए इसने क्या किया, काउंट केवर ने दोस्ती किससे बना लिया? फ्रांस से बना लिया। ठीक है, केवर डिक्लेयर टू पार्टिसिपेट इन क्रीमेन वॉर। क्रीमेन वॉर मीन्स 1853 से लेकर 56 में लड़ा गया था क्रीमेन वॉर। कहाँ पे आपका जो आपका ब्लैक सी है ना, वहां के पेनिनसुला के आसपास वहां पे लड़ा गया था। तो वहां पे बेसिकली कौन लड़ा था क्रीमियन वार में? ये वाला वार के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। इसमें रशिया था और अपोजिशन में आपका यूनाइटेड किंगडम था, फ्रांस था, ऑटोमन एम्पायर था। ये सब कुछ कंट्रीज थे जिस अलायंस की वजह से उसको हरा दिया गया था। क्रीमियन वार 1853 से 54 में पार्टिसिपेट किया फ्रेंच के साइड में, फ्रांस के साइड से लड़ाई चालू किया कि हम अलायंस है। एक्चुअली फ्रांस कंट्री क्रीमियन वार में अलायंस था, गठबंधन में था, और आपका यूके भी था। तो इसमें काउंट केवर ने बोला कि मैं आपके तरफ से लड़ाई करूंगा और क्रीमियन वार में मैं पार्टिसिपेट करना चाहता हूं। बल्कि उसने कोई रिक्वेस्ट भी नहीं किया था फ्रांस ने कि हाँ तुम मेरे तरफ से लड़ो, मतलब बिन बुलाए मेहमान जो होता है ना, वैसा ही आप समझ लीजिए। और इस वजह से केवर को क्या हुआ, फायदा हो गया। और वार जब खत्म हुआ, आफ्टर द एंड ऑफ वार पीडमेंट वाज आल्सो कॉल्ड अलोंग, और इसके वजह से क्या हुआ कि फ्रांस, ऑस्ट्रिया और पीडमेंट को सभी को बुलाया गया किसमें? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया।
ठीक है, वार पीडमेंट का खत्म होने के बाद ये 3 कंट्री को कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया। द इम्पोर्टेंस ऑफ कैवर इंक्रीज बाइड, और इस वजह से क्या होता कि कैवर का जो है बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया इस सेशन के बाद। दिस कॉन्फ्रेंस डिक्लेयर्ड ऑस्ट्रियन इंटरफेरेंस इन इटली इलीगली, और इस कॉन्फ्रेंस में सबसे बड़ा काम क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया जो है गैर कानूनी तरीके से इटली में घुसा था, तो ऑस्ट्रिया को दोषी ठहराया गया इस कॉन्फ्रेंस में। कौन सा कॉन्फ्रेंस में? पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रिया को दोषी ठहराया गया। दिस ड्रू द अटेंशन ऑफ द इंटायर यूरोप टुवर्ड्स इटली, और इस वजह से क्या हुआ कि इटली के पूरा यूरोपियन कंट्रीज इटली पे सबका अटेंशन रह गया, सबका ध्यान एकत्रित हुआ। Thus, on the basis of diplomacy, कैवर made the problem of Italy as the problem of the whole Europe, और कैवर ने ऐसे बताया जैसे कि इटली का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा यूरोप का प्रॉब्लम है। जैसे मान के चलिए भारत में कोई प्रॉब्लम हो गया तो हमारा प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसे दिखाया कि ये सिर्फ भारत का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरा एशिया का प्रॉब्लम है। वैसे ही कैवर ने कूटनीति करके दिखाया। अब चलिए, कैवर मेड ए ट्रीटी विथ नेपोलियन थर्ड, और इसने एक समझौता किया नेपोलियन थर्ड से। अंडर दैट ट्रीटी फ्रांस प्रोमिस टू प्रोवाइड मिलिट्री सपोर्ट टू पीडमोंट अगेंस्ट। फ्रांस ने इस ट्रीटी के तहत फ्रांस ने प्रॉमिस किया कि हम मिलिट्री सपोर्ट करेंगे, हम आर्मी वगैरह देंगे आपको फाइट करने के लिए। किसके खिलाफ भाई? ऑस्ट्रिया के खिलाफ। इन रिटर्न कैवर एग्रीड टू गिव टू स्टेट्स, और बदले में कैवर ने भी एक प्रॉमिस किया कि चलो भाई तुम तो सपोर्ट करने के लिए तैयार हो, तो चलो हम भी तुमको जो है ना 2 स्टेट दे देंगे, है ना, 2 स्टेट देंगे, एक है निसे और एक है सेगवे, 2 स्टेट आपको हम दे देंगे फ्रांस को। फ्रांस रिएश्योर्ड कैवर दैट इन केस द स्टेट ऑफ नॉर्थ एंड मिडिल इटली वुड लाइक टू यूनाइट, और इसने फ्रांस ने फिर क्या किया, समझाया, एक प्रॉमिस टाइप का किया, उसको समझाया कि चलो भाई नॉर्थ और मिडिल इटली जो है वो कहीं ना कहीं यूनाइट हो जाएगा रेफरेंडम के तहत। वहां पे जो है रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह, वहां इलेक्शन होगी, फ्रांस इस चीज को अपोज नहीं करेगा, है ना। नॉर्थ इटली और मिडिल इटली में यूनाइट होने के बाद रेफरेंडम होगा वहां पे। कैवर वॉज क्रिटिसाइड, और इस वजह से कैवर का जो है ना क्रिटिसाइज्ड हुआ, आंदोलन हुआ उसके खिलाफ, आलोचना हुआ उसका। क्यों आलोचना हुआ? क्योंकि नेसे और सेगवे फ्रांस को आपका देना चाह रहा था। ही वॉज ब्लेम्ड फॉर ट्रिफलिंग विद द नेशनल प्राइड, उसने लोगों ने उसके ऊपर उसको उसके खिलाफ क्रिटिसाइज किया कि भाई ये तो नेशनल प्राइड का बात हो गया, इटली का तो बदनामी हो गया कि सपोर्ट के वजह से, मिलिट्री सपोर्ट की वजह से अब 2 राज्य उनको फ्रांस को दे देंगे फ्री में, ये गलत बात है। हाउएवर इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट टिल देन द इटली हैड नॉट इमर्ज्ड एज एन, लेकिन ये भी एक ध्यान देने की बात है, तब तक इटली को एक राज्य का दर्जा, राष्ट्र था नहीं, है ना। इफ बाय लूजिंग टू, लेकिन अगर 2 स्टेट्स अगर खो भी देता है तो यूनिफिकेशन जो होगा नॉर्दर्न और मिडिल इटली का वो आराम से हो जाएगा, है ना। और देन इट वॉज अ वेरी बिग अचीवमेंट, और एक बहुत बड़ा उपलब्धि होगा। क्यों? क्योंकि कैवर्स का व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए, उसके नजरिए के हिसाब से, तो यूनिफिकेशन जो होता इटली का वो बिना फ्रांस के सपोर्ट के पॉसिबल नहीं था, असंभव था। तो फ्रांस का सपोर्ट होना बहुत जरूरी था इटली का यूनिफिकेशन पे, ये कैवर का व्यू था। और ये कहीं ना कहीं गलत भी नहीं था, सही था, क्योंकि अगर 2 स्टेट जा भी रहा तो क्या हुआ, पूरा इटली तो यूनिफाइड तो हो जाएगा ना। नहीं तो फिर जो मिल रहा था, जो दो स्टेट्स के बारे में अगर आप चिंतन करेंगे तो फिर बाकी भी आपका चला जाएगा, इटली बर्बाद हो जाएगा फिर। तो इसलिए इटली को बनने में बहुत मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, सभी को, पॉलिटिशियंस को लंबा समय लग गया एक्चुअली यूनिफिकेशन में। तो लोगों ने भले ही क्रिटिसाइज किया कैवर का, लेकिन सभी का मानना था, एक हिस्ट्री इतिहास के तौर पे देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा कदम भी था इटली के यूनिफिकेशन के लिए। चलिए, यहाँ आपको शायद सही से दिख नहीं रहा होगा, चलिए मैं ऐसे करके ही दिखा देता हूँ। In the meantime, in 1859-60, war started between Austria and Piedmont over the border. ऐसे कुछ समय 1859-60 के बीच में ऑस्ट्रिया और पीडमेंट में जो है ना एक बॉर्डर डिस्प्यूट हो गया, लड़ाई पीट हो गया। फ्रांस सेंट हिज मिलिट्री इन फेवर ऑफ इटली, फ्रांस ने फिर अपना मिलिट्री सेंड किया इटली के सपोर्ट के लिए। एंड फॉर दैट रीजन द ऑस्ट्रेलियन आर्मी वाज बैडली डिफीटेड,
और जो वादा हुआ था वही हुआ, और ऑस्ट्रिया का जो आर्मी था बहुत बुरी तरीके से उसको हार का सामना करना पड़ा। पिडमोंट गॉट पोजेशंस ओवर अ बिग ऑस्ट्रियन स्टेट लोम्बार्डी, ठीक है, और कहीं ना कहीं एक ऑस्ट्रिया का जो स्टेट था लोम्बार्डी, वो आपको मैप में हम दिखाएंगे बाद में, उसको एक बहुत पिडमोंट को वो लोम्बार्डी स्टेट मिल गया। On the one side of the war lingered, and the other on the Napoleon started worrying due to Italian nationalism, because the people of North and the Middle Italy on a large scale in support of Cavour were doing agitation for unifications, ठीक है। नॉर्थ और मिडिल इटली का जो लोग है कैवर का बहुत ज़्यादा सपोर्ट में था, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा इफेक्ट चल रहा था, आपका इटली में बहुत ज़्यादा उनका बोलबाला हो गया था, इस वजह से नेपोलियन थोड़ा सा परेशान हो गया, ठीक है। ये आपका काउंट कैवर का आपका इमेज है। चलिए अब आगे देखेंगे हम लोग नेपोलियन का क्या बात था। नेपोलियन वॉज नॉट रेडी फॉर दिस सरकमस्टांसेस, मतलब इस हालात के लिए नेपोलियन तैयार नहीं था। सो जस्ट आफ्टर गेटिंग ओवर वेनेतिया नेपोलियन विथ ड्रू हिज फोर्स, वेनेतिया हासिल होने के बाद फिर वो अपना सेना को वापस कर लिया। After withdrawing from the war, Napoleon III accepted the matter of arbitrations between Austria and Piedmont. उसके बाद क्या हुआ कि विड्रॉ जो कर लिया आपका वार नेपोलियन थर्ड ने, वो फिर एक्सेप्ट भी कर लिया जो ऑस्ट्रिया और पिडमोंट के बीच में था, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम था वो आपका विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ठीक है। नेपोलियन फिर इस चीज के लिए आपका इस हालात के लिए तैयार नहीं था, और जब फिर वेनेतिया पे कंट्रोल हो गया तो उसने फोर्सेस वापस ले लिया। उसके बाद जब वापस ले लिया नेपोलियन थर्ड फिर स्वीकार भी कर लिया जो भी एट्रीब्यूशंस था आपका ऑस्ट्रिया और पिडमोंट के बीच, और इसकी वजह से 10 अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ पिडमोंट पोजेशन ओवर लोम्बार्डी, ऑस्ट्रेलिया पोजेशन ओवर वेनेतिया। फिर पिडमोंट किसके और लोम्बार्डी के अंदर आ गया, और ऑस्ट्रिया के अंदर क्या आ गया, वेनेतिया आ गया, उस चीज का स्वीकार कर लिया। और फाइनली क्या हुआ, इटली जो है एक बड़ा सा राज्य बना। बट द अटेंशन ऑफ कैवर वॉज ओवर यूनिफिकेशन ऑफ नॉर्दर्न एंड मिडिल इटली, लेकिन जो कैवर का अटेंशन था वो चाहता था कि नॉर्दर्न और मिडिल इटली का यूनिफिकेशन हो, बाय गिविंग टेम्पटेशन ऑफ नेपोलियन फॉर ट्रांसफरिंग शिवे, और लालच देते हुए क्या हुआ नेपोलियन से कि वो सिवे प्रोविंस को दे देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। और इस चीज का उसको अश्योरेंस मिल गया कि फ्रांस को जो है इनएक्टिव रखना है, असक्रिय रखना है, फ्रांस को पैसिव रखना है किसमें, ऑस्ट्रिया पिडमोंट वॉर में, एंड नॉट टू बी अपोजिंग द इमर्जेंस ऑफ इटालियन स्टेट्स, और इसके खिलाफ अपोज भी ना करे, जो इटालियन स्टेट जो इमर्ज हो रहा था, उभर रहा था पिडमोंट में, उसके खिलाफ भी ना रहे, मतलब फ्रांस को शांत रहने के लिए कहा गया। इन रिटर्न नेपोलियन पुट ए कंडीशन, और इसके वजह से क्या हुआ कि नेपोलियन ने एक कंडीशन, एक शर्त रख दिया, ठीक है, कि रेफरेंडम होगा जो स्टेट्स आपका मर्ज होगा, ठीक है, रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह होगा जो आपका मर्ज होने वाला है। एज द मास ऑफ दीज स्टेट्स वॉज इन फेवर ऑफ पिडमोंट, सो तो मास ज्यादातर लोग जो है आपका पिडमोंट के फेवर में था। कैवर फिर क्या किया, अपना डिप्लोमेटिक इंटेलेक्ट दिखाया, चालाकी दिखाया, और उस कंडीशन को स्वीकार कर लिया। कैवर जब 1860-61 में आपका बेरिंग रोम ओनली एनेक्स ऑल द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ एंड मिडिल इटली, फिर उसके बाद 1860-61 में फिर कैवर ने क्या किया, एनेक्स कर लिया, कब्जा कर लिया पूरा नॉर्थ और मिडली को, जो उसका सपना था वो कर दिया, एक कर दिया परमा को, मोडेना को, टुस्केनी को, और रेटिफाइड इट बाय रेफरेंडम, वहां पे जनमत संग्रह भी करा दिया गया। बाय द फियर ऑफ द सपोर्ट ऑफ फ्रांस और इंग्लैंड ने पिडमोंट को तो सपोर्ट किया ही किया, और इस चीज से ऑस्ट्रेलिया कोई एक्शन नहीं ले सका, क्योंकि ऑस्ट्रिया को डर था, क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड एक मजबूत देश में से था। दूसरी तरफ क्या हुआ कि ऑस्ट्रिया जो है बहुत तरह का प्रॉब्लम फेस कर रहा था, जर्मनी का जब यूनिफिकेशन हो रहा था तो उसको दिक्कत हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ,
10 by 1800 in 1862 एक्सेप्ट द साउथ इटली को छोड़ करके रोम और जो वेनेतिया है सभी मर्ज हो गए रोम में, और वहां का जो राजा बना कौन बना, विक्टर एमानुएल बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे क्या, गरीबल्दी के बारे में। वैसे आपको यूट्यूब में या कहीं भी इस तरह का आपको जो एक लाइन बाय लाइन पढ़ाता है वो आपको मिलेगा नहीं कहीं भी। कारण है कि सब शॉर्ट्स में पढ़ाना चाहता है, और ये थोड़ा एनसीईआरटी से डिफरेंट है एससीईआरटी, और कोशिश करेंगे कि और बेहतर तरीके से मैं समझाऊं। और आपका जो जैसे कि बहुत सारा आपको यूट्यूब में शॉर्ट्स वीडियो मिल जाएगा, आधा घंटा का वीडियो, आधा घंटे में चैप्टर खत्म नहीं होने वाला है। कितना भी इंसान कोशिश कर ले आधा घंटे में चैप्टर खत्म नहीं होगी। कारण है कि बेसिक्स को समझना बहुत जरूरी है, और आधा घंटा आप समझने जाएंगे उसके बाद फिर कंफ्यूजन में रह जाएंगे, फिर आप दोबारा स्टार्ट करेंगे, मतलब आपको 10 बार आधा घंटा वाला वीडियो भी देखना पड़ जाएगा। इस चक्कर में आपका ऐसे भी वक्त बर्बाद हो जाएगा। उससे अच्छा कि आप चीजों को लाइन बाय लाइन पढ़ते चलेंगे हम लोग, और एक एक सेंटेंस को समझते चलेंगे, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज में रहेंगे और चैप्टर आपका और एग्जाम आपका खराब चला जाएगा। तो इस चीज से आप बचिएगा। यूट्यूब का जो हाफ आवर वाला शॉर्ट्स वीडियो होता है ना, पहले चैप्टर खत्म करेंगे फिर शॉर्ट वीडियो ज्यादा बेटर होता है। ये नहीं कि पहले शॉर्ट वीडियो देख लेंगे और फिर बाद में फिर दोबारा आप कंफ्यूजन में रह जाएंगे, फिर आपको स्टार्ट करना पड़ जाएगा, फिर स्टार्टिंग से फिर आप शुरू करेंगे। तो इस चीज से आप बचिएगा। हम लोग अभी टाइम है बहुत फाइनल एग्जाम्स के लिए, तो धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं। कभी कभी होता ना कि कछुआ का चाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खरगोश का ज्यादा तेज रेस से। तो ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट पढ़ेंगे गरीबल्दी कर में। आप पढ़ के रखिएगा थोड़ा बहुत, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी के बारे में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।